हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट्स से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। हम लोग उसके बाद एमसीक्यू कर रहे थे इसका। उसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में देखे थे एमसीक्यू का। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। चलिए 51 क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती है? तो एक ही बार निकलती हुआ कितनी है? 12। निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडेंट है? मोनोफायोडेंट मतलब एक ही बार निकलती है जो। तो इसमें मेरे ख्याल से अग्र चवर्णक होना चाहिए और अक्ल दांत होना चाहिए, यानी ए और बी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अग्र चवर्णक का मतलब होता है प्री मोलर और अक्ल के दांत तो ठीक है थर्ड मोलर को कहते हैं। सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है 12 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 12, 16 या 18। तो 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है? शिखर, ग्रीवा, जड़। तो इनमें से सभी है। ठीक है, एक शिखर होता है, एक जड़ होता है और नीचे उसके बाद बीच में जो होता है नेक होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? तो उसे क्राउन कहते हैं। शिखर मसूड़ों के ऊपर निकला रहता है और जो नीचे रहता है उसको रूट कहते हैं, बीच में नेक रहता है। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुहा को? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी। ए नंबर ऑप्शन। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ डैश का बना होता है। तो यह इनामेल होता है। ठीक है, डैश दांत एक संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है। डैश दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है। इसमें से क्या है? तो यह हो जाएगा इनामेल। ठीक है, इनामेल दांत के संवेदी स्तर को, यानी जो डेंटाइन रहता है वो क्या रहता है? वो थोड़ा संवेदी होता है, इसलिए इनामेल जो होता है, इनामेल सबसे कठोर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? तो दांत का इनामेल। हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है? कृंतक काटना, रदनक चीरना व फाड़ना, चवर्णक पीसना या चबाना, इनमें से सभी। तो देखिए जिन लोगों को हिंदी में यह बात समझ में आता हो तो ठीक है। रदनक तो हम समझ गए, चीरना व फाड़ना। कृंतक इसको देखना पड़ेगा सर के नोट से, क्योंकि हिंदी में हमको पता नहीं, शायद इंसीजर को ही कहते हैं। चवर्णक पीसना या चबाना, तो हमको लगता है इसमें से सारे ही सही है। अग्र चवर्णक मोलर को कहते हैं और कृंतक इंसीजर को कहते हैं। तो अगर इंसीजर है तो उसको इंसीजर से काटने का काम करते हैं। रदनक यानी केनाइन है, चीरना व फाड़ना। चवर्णक जो है पीसना या चबाना। ठीक है, किसी को कुछ इसमें गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा में एक छोटी डैश में एक खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। तो यह इसका आंसर एपिग्लॉटिस होना चाहिए, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो आप ज़रा देख लीजिएगा। बाकी आपके पास जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा तो दोनों ही तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन उसी पे है। डैश भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकती है। क्या रोकती है? तो एपिग्लॉटिस रोकती है। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी है? हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी है? 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो यह 25 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। 25 सेंटीमीटर या 10 से 12 इंच। ठीक है,
तो 65 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो यह ग्रास नली है इसोफेगस में। बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवार में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे डैश कहते हैं, इसे क्रमाकुचन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो इस तरीके का पहले ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, मतलब एक बारी सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, इस तरीके से वह नीचे पहुंचता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्रमाकुचन कहते हैं। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, वह अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखता है? तो ये डी नंबर जे आकार का दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा आमाशय जो है वह जे आकार का दिखता है। निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत का सबसे नज़दीक है? निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो इसमें पाइलोरिक जो हो जाएगा, 3 था उसका अंग। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन सा अंग था? पाइलोरिक। तो पाइलोरिक जो था वह सबसे लास्ट में था और छोटी आंत से जुड़ा हुआ था। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो जठर ग्रंथि आमाशय से संबंधित है। जठर ग्रंथि डैश स्रावित करती है? तो जठर रस स्रावित करती है, बी नंबर ऑप्शन। जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, इसका pH 1.2 से लेकर 3 तक होता है। तो यह क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, यह गलत है, असत्य पूछ रहा था। अम्लीय होता है, हल्के पीले रंग का होता है। बाकी सब अगर आपको नहीं भी पता है तो अम्लीय तो होता है। ठीक है, जठर रस किसका मिश्रण होता है? तो ये चारों ही हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। ठीक है, तो सब कुछ उससे निकलता है। जठर रस में श्लेष्म या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है? तो यह गॉबलेट कोशिका द्वारा होता है, ए नंबर ऑप्शन होगा। गॉबलेट कोशिका द्वारा श्लेष्म या म्यूकस निकलता है। ठीक है, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है, यह भोजन को मुलायम बनाता है, इनमें से सभी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यह क्या क्या करता है। तो देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को मुलायम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है? निम्न में से कौन प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है? पेप्सिन, HCl, रेनिन, ए और सी दोनों, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ए और सी दोनों। प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम उसको कहते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। तो पेप्सिन है, रेनिन भी है, रेनिन दूध में कैसीन प्रोटीन जो होता है उसको तोड़ने का काम करता है। जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। नैज कारक जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो यह विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। नैज कारक मतलब एक पेरिशियल सेल के बारे में आपको बताए थे, जो जठर रस में एक पेरिशियल सेल था, तो उससे यह नैज कारक उत्पन्न होता है जो कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। आमाशय डैश भोजन का संग्रह करता है। तो यह 4-5 घंटे तक बोल सकते हैं कि भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, 3 से 4 घंटा या 4 से 5 घंटा। हालांकि बढ़िया रहेगा कि आप डी नंबर 4 से 5 घंटा तक, क्योंकि अगर नॉर्मली औसतन जो होता है वह 4 घंटे रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ फैट युक्त अगर खाना खा लें तो थोड़ा लंबा समय भी रह सकता है। हमारे शरीर में पाचन
की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो भी स्टार्च, सेलुलोज नहीं, डी नंबर जो दिया वो नहीं, ठीक है। हमारे सी नंबर जो है स्टार्च, उसका पाचन जो होता है मुख गुहा से शुरू हो जाता है। हमारे पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? या आमाशय से शुरू होता है, पेप्सिन करना शुरू करता है। आमाशय में अंशतः पाचन खाता जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। जब ईसोफेगस से पेट में कोई चीज़ जाता है, मतलब स्टमक में, तो उसको बोलस कहते हैं। और जब पेट से यानी स्टमक से जब वह छोटी आंत में जाता है तो उसको काइम कहते हैं। और जब काइम जो रहता है वह बड़ी आंत में जब जाता है तो उसको काइल कहते हैं, ठीक है। तीनों बता दिए। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 8 मीटर है, ठीक है। 8 मीटर, हाँ लगभग 8 मीटर है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का सबसे पहला और छोटा भाग हो जाएगा ड्यूडेनम, ठीक है। ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। और यह जो 83 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो वैसे बुक में तो दिया हुआ है 8 मीटर, लेकिन कहीं कहीं पर 6 से 7 मीटर भी लिखा हुआ है। तो देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। बुक में मतलब कि जो सर नोट्स दिए हैं उसमें 8 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन जब गूगल पर सर्च करेंगे तो 6 से 7 मीटर मिलेगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख सकते हैं कि कैसा सही होगा, क्या सही हो जाएगा परफेक्ट। और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी सही आपको पता लगेगा। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी है? तो यह यू अक्षर जैसी है, ठीक है। स्टमक का कैसा था? जे अक्षर का। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा पाचन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? इसोफेगस, ट्रेकिया, बड़ी आंत, छोटी आंत? तो छोटी आंत है सबसे लंबा भाग। छोटी आंत को छोटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका चौड़ाई कम है, ठीक है। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं उसका चौड़ाई ज़्यादा है। बाकी लंबा कौन है? तो छोटी आंत है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया डैश में समाप्त हो जाती है। पाचन की क्रिया कहाँ पर समाप्त हो जाती है? छोटी आंत में। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन था? तो ये ड्यूडेनम था। सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? यह सी नंबर इलियम होगा। इलियम की दीवार के भीतरी सतह पर उंगली के समान रचनाएं पाई जाती है जिन्हें डैश कहते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं, यानी बी नंबर हो जाएगा, विलाई कहते हैं। और पेट में भी थोड़ा जो रहता है कि छोटा छोटा मतलब देखे थे ना, रूजी उसको कहते हैं वहाँ पर, पेट में जब वो रहता है उंगली नुमा संरचना। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषक सतह को बढ़ाना, अवशोषण के लिए सतह को बढ़ा देना, ठीक है। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिय के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो यह क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारे एंजाइम ठीक से काम करें उसके लिए क्षारीय माध्यम की ज़रूरत होती है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटे आंत के इलियम से जुड़ा होता है? रेक्टम तो एकदम लास्ट में होता है। सीकम, कोलन और एसेंडिंग कोलन कौन सा जुड़ा हुआ होता है? तो यह सीकम हो जाएगा। रेक्टम लास्ट में होता है, कोलन बाद में होता है, सीकम पहले होता है, सीकम उसके बाद कोलन फिर रेक्टम, ठीक है। अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है किसका भाग है? तो यह बड़ी आंत के सीकम का भाग है, ठीक है। बड़ी आंत के सीकम का भाग है। डैश भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है? वह कौन भोजन जो है वह बड़ी आंत में एक बार चला गया तो छोटी आंत में जाने से रोकता है? कौन रोकता है? तो ये कोई ना कोई वाल्व ही होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इलियोसिकल वाल्व है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पढ़ाया नहीं गया था लेकिन आप याद रखिएगा, इलियोसिकल वाल्व। निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है?
भोजन का पचाना तो बिल्कुल भी इसका काम नहीं है। जल का अवशोषण बिल्कुल, खनिज और औषधि का अवशोषण, श्लेष्म में म्यूकस का स्राव, लेकिन भोजन को पचाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहते हैं? बोलस, काइम, मल या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें मल कहते हैं, ठीक है। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह डैश में रहता है। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह, तो यह गूदा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। गूदा में रहता है, डी नंबर ऑप्शन। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह गूदा में रहता है। डैश मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। डैश मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। गुदा, मूत्र मार्ग, गॉल ब्लैडर, मूत्राशय। तो इसका आंसर गुदा हो जाएगा। गुदा जो है मलाशय का वह द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या थायराइड ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए, यानी आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 51 से शुरू किए थे। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलती है? तो यह 12 है, ठीक है। मोनोफायोडेंट कौन है इसमें से? तो अक्ल की दांत और अग्र चवर्णक है, प्री मोलर और थर्ड मोलर। सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है 18 वर्ष के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा भाग दांत का भाग है? तो इनमें से सभी, शिखर, ग्रीवा, जड़। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ से यानी इनामेल से ढका हुआ होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश दांत का संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह है इनामेल, ठीक है। मानव शरीर सबसे कठोर भाग है इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है? तो यह दांत का इनामेल। हमारे दांत का इनामल और डेंटाइन मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है? तो यह इनमें से सभी सही है। मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का पथ है। तो इसमें एपिग्लॉटिस था, जो कि नीचे वाला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। एपिग्लॉटिस भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकता है। हमारे शरीर की ग्रास नली यानी ईसोफेगस की लंबाई कितनी है? तो ये 25 से 30 मीटर होता है। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है? तो यह ग्रास नली यानी ईसोफेगस है। बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवार में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे क्रमाकुचन कहते हैं। हमारा अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा होता है, ठीक है। निम्न में से कौन अमाशय का भाग है जो छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो छोटी आंत के सबसे नज़दीक है पाइलोरिक। उसके बाद जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो यह अमाशय से संबंधित है। जठर ग्रंथि डैश स्राव करती है? तो ये जठर रस स्राव करती है। जठर रस के संदर्भ में असत्य कौन सा है? तो यह क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है। जठर रस किसका मिश्रण होता है? तो चारों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, प्रोनेनिन। जठर रस में श्लेष्म या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है? तो यह गॉबलेट कोशिका द्वारा होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो यह तीनों कार्य है: एंजाइम को सक्रिय करना, भोजन के कीटाणु को मारना और भोजन को मुलायम बनाना। उसके बाद इन निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? तो ये तीनों जो है, तीनों नहीं, पेप्सिन और रेनिन जो है यह प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है? विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अमाशय में भोजन
कितने देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक, डी नंबर ऑप्शन। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख गुहा से। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का, सी नंबर ऑप्शन। हमारे पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। आमाशय में अंशित पाचन जो खाना होता है वह छोटी आंत में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइम। ठीक है। मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो कहीं कहीं पर यह आपको 8 मीटर दिखेगा, कहीं कहीं पर 6 से 7 मीटर दिखेगा। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो यह हो जाएगा ड्यूडेनम, सबसे छोटा भाग है। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति यू आकार की है। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्या है? सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया डैश में समाप्त हो जाती है, छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है इलियम। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगली के समान संरचना पाई जाती है, उसे विलाई कहते हैं। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है अवशोषण सतह को बढ़ाना। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिय के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बड़ी आंत में कौन सा भाग इलियम से जुड़ा हुआ है? तो यह सीकम जो है इलियम से जुड़ा हुआ है। अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी संरचना उंगली जैसी होती है, किसका भाग है? तो यह बड़ी आंत का सीकम का भाग है। डैश भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है, तो यह इलियोसिकल वाल्व जो है वह भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। यह इलियम और सिकल को मिला के बना हुआ यह शब्द इलियोसिकल वाल्व। निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? तो बड़ी आंत का कार्य भोजन को पचाना नहीं है। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो मल कहते हैं। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह डैश में रहता है, तो यह गुदा में रहता है। डैश मलाशय द्वार का वह भाग है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, यह गुदा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि जो है पाचक ग्रंथि नहीं है। तो 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का देखेंगे। थैंक यू।